हम उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया वो मंच पर आए, माननीय मिनिस्टर जी। इसी क्रम में समय ज्यादा हो रहा है और चूंकि रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है, यहाँ पर दूर दराज से जाने वाले हमारे बीच में कभी यहाँ पर इकट्ठा होंगे, तो मैं निवेदन करूंगा बहुत अधिक समय न लेते हुए अपने प्रिय अनुज छोटे भाई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से पढ़ करके आए हैं, जाने माने वक्ता हैं, प्रखर विद्वान और दीनदयाल पाल इंटर कॉलेज सीतलपुर के डायरेक्टर हैं। आपकी जोरदार तालियों में मैं आमंत्रित करता हूं श्री शैलेंद्र कुमार पाल जी, प्लीज नमस्ते। आज इस कुसमरा प्रांगण में मिलन केंद्र में बैठे हुए समस्त माताओं बहनों का और साथ ही साथ इस कमेटी में जितने भी कार्यकर्ता है उन सभी कार्यकर्ताओं का और अध्यक्ष इस कमेटी भीम कमेटी के अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए इस मंच पर समय दिया बोलने के लिए। साथियों, मैं जब कल आनंद भाई से मिला था और हम दोनों लोग खड़े थे तो आनंद ने कहा कि साहब ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीति की बातें नहीं होगी। तो मैंने कहा साहब ये याद रखिए कि अंबेडकर अछूत इसलिए हुए क्योंकि वो वहां राजनीति थी। अंबेडकर इसलिए बन पाए क्योंकि वहां भी राजनीति थी। तो बहुत जरूरी है कि आज हम राजनीति की बात करें, क्योंकि अम्बेडकर को बात करते समय, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते समय हमें बहुत जरूरी है कि राजनीति की बात करनी ही पड़ेगी। बगैर राजनीति अम्बेडकर साहब की बात की ही नहीं जा सकती है। साथियों, यहाँ पर मैं अपने विचार व्यक्त करने से पहले उन साधु संतों का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने बहुजन आंदोलन को इतनी आवाज दी और उस आवाज के वजह से आज हम यहाँ खड़े होकर इस मंच में बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ही मेहनत है कि हमारे हाथ में माइक है। नहीं, माइक किनके हाथ में था आप सब जानते हैं। हम दलितों पिछड़ों के हाथ में माइक इसलिए आ पाया क्योंकि अम्बेडकर नहीं होते, हमारे वो साधु संत नहीं होते, संत तुकाराम नहीं होते, संत कबीरदास नहीं होते, संत रविदास नहीं होते, संत अच्युतानंद नहीं होते, संत गाडगे नहीं होते, ईवी रामास्वामी पेरियार नहीं होते, अभिषेक मुंडा नहीं होते, जयपाल सिंह मुंडा नहीं होते, पेरियार लड़ाई सिंह नहीं होते, तो हम इस मंच पर नहीं होते। साथियों, ये वक्त ऐसा है, कि समय ऐसा है कि हमारी पूरी विरासत पर एक पूरी तरीके से चादर उड़ाने की कोशिश की जा रही है। हम जब 2024 में खड़े होते हैं, आजादी के संविधान लागू होने के 74 साल बाद खड़े होते हैं, उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसने संविधान को बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपना पूरा जीवन दांव में लगा दिया। उस संविधान के लिखने की कोशिश की जा रही है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, कहीं से आवाजें ना आए, लेकिन हम बोलेंगे और बोलते रहेंगे क्योंकि हमें बोलना है। कोई बात नहीं है, मेरी आवाज अम्बेडकर साहब के विचारों को याद करना। फूल माला तो सब कोई चढ़ा रहा है। आज सुबह देखा होगा हमारे जिले लाई भी फूल माला चढ़ा रहे हैं। मीन्स ये देश के राजा भी फूल माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो फूल माला इसलिए चढ़ा रहे हैं ताकि उनके विचारों पर ताला लगाया जा सके और लोग उनके विचारों को आप तक नहीं पहुंचाने दे रहे हैं। और यहाँ पर खड़े होकर के मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं वो इतना प्रेम अम्बेडकर के शब्द के लिए कहां से उमड़ पाया। वही लोग जो 1950 में संविधान लागू होने पर कहते थे कि ये मनुस्मृति का, इसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं है, किसी भी प्रकार की छाप नहीं है, तो आज वही लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं, उनके गले पर माला चढ़ा रहे हैं। साथियों, आज सबसे पहले
मैं उनको याद करने से पहले उनको मैं विचारों के जरिए याद करना चाहूंगा। और मेरा जो उनका विचार है, जो विचार जो मैं हमेशा लेकर के चलता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी कैंपस हो या कैंपस के बाहर हो, उनका वो भाषण है 26 नवंबर सन 1949 का, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही थी। डॉक्टर अम्बेडकर साहब उस समय खड़े होकर के बोले कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर ये संविधान पूरे लोगों के हाथ में पड़ जाएगा तो ये बुरा ही सिद्ध होगा। साथियों, ये संविधान अगर कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर ये अच्छे लोगों के हाथ में पड़ेगा तो ये अच्छा ही सिद्ध होगा। दिक्कत ये है और समस्या ये है, इन 74 सालों के बाद भी जब इस मंच से खड़े होकर के हम पूरे देश को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि अब जिस समय खड़े हुए हैं, ये संविधान पिछले 10 वर्षों से जिन लोगों के हाथ में है, वो लोग आपकी लंका लगाने में लगे हुए हैं। वो लोग आपको खत्म कर देना चाहते हैं, वो लोग उस विरासत को खत्म कर देना चाहते हैं जिस विरासत को हमारे लोगों ने सींचा। डॉक्टर अम्बेडकर जिस समय, और वो लोग आप रोज कहते हैं, इस समय एक ट्रेंड चला हुआ है कि डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लो, संविधान का नाम लो और घर जाकर के संविधान की संवैधानिक संस्थाओं पर एक चाकू मार दो। यानी नाम लेंगे आपके सामने डॉक्टर अम्बेडकर का, लेकिन यहां पर संविधान काम नहीं कर रहा है। मैं एक दावे के साथ कहता हूं, 28 साल की उम्र है, शायद इस उम्र में मैंने 2019 में मैं दिल्ली की तरफ रुख किया था, और तब से मैं ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है, वो व्यवस्था इस तरीके की है कि आप उसी तरह पहुंच जाएंगे जो 1950 से पहले आपकी दशा थी। ये आप तय करके रखिए। साथियों, आज अगर संविधान काम कर रहा होता तो जिस हाथरस की लड़की को अंधेरे में जला दिया गया उसे न्याय मिलता। किसी को याद है? याद होगा उस पायल तलवी का नाम, जिसके साथ नाजायज हुआ, जिसके साथ जाति उत्पीड़न हुआ। कई लोग हमसे कहते हैं कि जातियां तो होती ही नहीं। हमने कहा इधर आओ, चलो मेरे गांव, मैं दिखाता हूं जातियां होती कैसे नहीं है। नल के दूर रखा हुआ वो बड़ा जोर से चिल्ला करके कह रहा, इस देश के अंदर छूट प्रथा है अभी भी। आप लोग देखते होंगे कि नलों से दूर रखे हुए बर्तन आप भी कह रहे हैं कि इस देश के अंदर छूट प्रथा है, जिसे 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कहने का मतलब है मौलिक अधिकार में डाल दिया था उसे 17वां जो आर्टिकल था, अनुच्छेद था। लेकिन आज भी अगर संविधान काम कर रहा होता तो जाति उत्पीड़न नहीं होते, अगर संविधान काम कर रहा होता तो इस देश के अंदर मणिपुर जैसी हिंसा नहीं होती। आपको पता होगा इस देश के अंदर, इसी देश के अंदर, जिस देश में आप बैठे हैं, इस देश के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हम तो विश्वगुरु हैं। स्कूल में गुरु नहीं, विश्वगुरु बनोगे। अध्यापक लोग बैठे, इनसे पूछिए कितना शॉर्टेज है विद्यालयों में अध्यापकों की, कितनी कमी है अध्यापकों की। तो कहने का मतलब कि हम सब लोग जिस रास्ते पर चल चुके हैं, साथियों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं। मीडिया हो, पत्रकारिता एक समय बहुत अच्छा व्यवसाय माना जाता था। मैंने भी पत्रकारिता में एमए किया हुआ था। अब कोई मुझे नौकरी में नहीं रख रहा है, समझ रहे हो क्यों? उसका कारण है, यहां तक कि मैंने ऐसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की है, लेकिन मुझे भी कोई नौकरी में इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे कलम से किसी की चरण वंदना नहीं निकलती है। और ये याद रखिए, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। मीडिया हो, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, सब जेल में है। चुनाव आयोग में क्या खेला हुआ?
चुनाव आयोग ने ये खेला हुआ। इसे एक चीज बताइए, यहाँ क्रिकेट खेलने वाले बच्चे बैठे हैं, देखिए मैं समय थोड़ा ज्यादा लूंगा। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे बैठे हैं, अगर दो टीमें क्रिकेट खेल रही हो, उनमें से एक टीम कहते मेरा अंपायर होगा, तो निर्णय किसकी तरफ जाएगा? जिसकी टीम का अंपायर होगा, निर्णय तो वही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की कि चुनाव आयोग अंपायर का चुनाव, जिसमें प्रधानमंत्री होगा, नेता प्रतिपक्ष होगा, मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस देश की सत्ता को नामंजूर था। उन्होंने क्या किया, वो ऐसा नियम लेकर के आए जिसमें न्यायाधीश नहीं होंगे, एक मंत्री होगा, तो 2:1 का हो गया, खेल खत्म। और उन रबर स्टंपों को लेकर के बैठा दिया गया जो आज अपने आप को दावा कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। ये दशा है इस देश की। आप सब विश्व गुरु के वाले देश के हो, आप सब उस देश के हो जहां संविधान है, और आज भी कहते हो संविधान है, लेकिन सच है कि संविधान अगर आप जैसे लोग, आप जैसी माताएं बहनें अगर रही और आप जैसे लोग रहे तो संविधान रहेगा। हम अंतिम दम तक, मरते दम तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे संविधान के लिए, क्योंकि हम सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि संविधान है। साथियों, आज फिर वहीं आपको ले चलता हूं, ये दशा हुई क्यों इस देश की। फिर 26 नवंबर 1949, अम्बेडकर ब्रिलियंट आदमी था, ब्रिलियंट आदमी था, जिसे पता था इस देश में क्या होगा। ये बाबा नहीं था कि भगवान को जगाता हो कि हे मुझे बता दे परमात्मा, अनुमान लगाते थे वो। उन्होंने बताया 26 नवंबर 1949 में कहा कि आज हम लोग ऐसे विरोधाभासी समय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां राजनीतिक रूप से समानता होगी। आपका वोट, मेरा वोट, प्रधान जी का वोट, गांधी साहब का वोट, सबका वोट एक होगा। मेरा दो नहीं गिना जाएगा कि एक, मैं जेबी से पढ़ के मेरा दो गिना जाए, सबका एक होगा। लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से आप विषम हैं, और जब तक इस विषमता को स्वीकार करे रहे, कैसे विषम है इसको भी सुन लीजिए। सामाजिक विषमता आदमी को दिखाई नहीं देती है, क्योंकि चश्मा वाला लगा है ना, वो मनुष्य वाला चश्मा लगा हुआ दिखाई नहीं देगी। जाति ही यह तय करती है किसके लिए कुर्सी छोड़ी जाएगी, जाति ही यह तय करती है किसके बगल में हम बैठेंगे, जाति ही यह तय करती है किसको हम सम्मान देंगे, किसको सम्मान नहीं देंगे। एक कहानी और सुनो। संविधान सभा की बैठक थी, मदन मोहन मालवीय ने कहा, जो हिंदू महासभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर साहब आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी जात की बात करते हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा कि मालवीय साहब, मैं कितना भी पढ़ लिख जाऊं लेकिन रहूंगा इस देश में अछूत नहीं, क्योंकि आपने जो व्यवस्था बना दी है उस व्यवस्था में मेरी सांस ले पाना मेरे लिए मुश्किल है। और आप सामाजिक रूप से विषम हैं। आज ये इस देश के अंदर ये दशा है कि जाति व्यवस्था आज भी अपना सिर उठा रही है। हम सामाजिक रूप से विषमता को झेल रहे हैं और आर्थिक रूप से भी विषम हैं। इस देश के अंदर यहाँ बैठे हुए बिंदु जी भी बता देंगे कि इस देश के अंदर 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास इस देश की 40% संपत्ति है, जिनके पास 40% संपत्ति है, और वो लोग कौन है, उनकी जाति क्या, उनको देखिए कौन सी जाति के लोग हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है। अडानी कौन है, अंबानी कौन है, उनकी जाति क्या है, उसको आपको देखना पड़ेगा। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि संसद में बैठे हुए लोग कौन हैं, उनकी जाति क्या है। वो अलग बात है, प्रधानमंत्री कहते रहे, देखिए रिकॉर्ड करते रहे, डरता है नहीं, है ना। कई लोग डरते हैं बोलने के लिए कि हम ना बोलेंगे जेल ना चले जाएं। घर से निकल रहा था तो माता जी हमारी कह रही थी कि भाई कम बोलना, ऐसा ना हो पुलिस वाले वारंट लेकर के आएंगे। तो हमने कहा जेल में जब तक चला रहेगा आना जाना बना रहेगा। साथियों, इस देश के अंदर आर्थिक विषमता कैसी है उसको समझ लीजिए, और उसने इस संविधान को खोखला कैसे कर दिया।